साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, हम लोग आज सेकेंड लेक्चर कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट एमपीपीएससी प्रीलिम्स का। उसमें हम आज जो बात करने वाले हैं, पिछले सेशन में हम लोगों ने पुरा पाषाण काल में निम्न पुरा पाषाण काल को पढ़ लिया था। आज हम सेकेंड लेक्चर में मध्य पुरा पाषाण काल को डिस्कस करेंगे और उसके आगे की भी बात हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों, जैसा कि हमने इतिहास का वर्गीकरण किया था पहले लेक्चर में, आप देखिएगा इतिहास के वर्गीकरण के हिसाब से हम आगे की पढ़ाई करने वाले हैं। तो आप पहला लेक्चर देखिएगा तो आपको सेकंड लेक्चर क्लियर कट वे पर समझ आएगा। बहुत जल्दी ही हम इस सेशन की ड्यूरेशन को भी बढ़ाने वाले हैं, कंटेंट को भी बढ़ाने वाले हैं। लास्ट में, इसी लेक्चर के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आगे आने वाले समय में इसी सेशन को, इस लेक्चर को हम किस तरह से डिजाइन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मध्य पुरा पाषाण काल को। मध्य पुरा पाषाण काल जो है, यहाँ से क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित बहुसंख्यक कोर यानी नुकीले जो पत्थर हैं उनके उपकरण प्राप्त होते हैं। फ्लेक टाइप के उपकरण है या ब्लेड आकार के उपकरण है। इसी कारण से इसे फलक संस्कृति कहा जाता है। फलक संस्कृति क्यों कहा जाता है, इसका कारण है इसकी संरचना। लेकिन इसको कहा किसने है फलक संस्कृति, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो एच.डी. शांकलिया ने इसको फलक संस्कृति की संज्ञा दी है। ध्यान रखिएगा इस बात को। बीच में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे जो आपको स्लाइड में नहीं मिलने वाली, तो उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। साथियों, 1954-55 नेवासा, ये लगभग आपके मालवा के क्षेत्र के आसपास का है, देवास के आसपास का। यहाँ पर जो खोज हुई है, यहाँ पर पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल यानी उच्च पाषाण काल के मध्य का एक संक्रांति काल, ट्रांजिशन फेज रहा है। इसके जो औजार रहे हैं वो लघु रूप रहे हैं, यानी कि बहुत छोटे औजार रहे हैं। और इसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, मध्य पुरा पाषाण काल इसको हम लोग नाम दे रहे हैं। पिपरिया, ये इटारसी या नर्मदापुरम के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर एपी खत्री जी ने उत्खनन किया, इनके द्वारा खोज की गई और इस काल से संबंधित कुछ उपकरण प्राप्त किए हैं। साथ ही साथ वेतवा नदी घाटी में गोची, ये लगभग उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर रामेश्वर सिंह जी के द्वारा 230 लगभग मध्य पुरा पाषाण कालीन उपकरणों की खोज की गई है। और कल के सेशन में यानी प्रीवियस सेशन में हमने आपको बताया था कि जो सोन घाटी है इसमें निशार अहमद जी के द्वारा खोज की गई थी। मैं आपको एक एक स्थल और एक एक खोजकर्ताओं का नाम याद करवा डालूंगा। आप चिंता ना करें, लेक्चर मिस मत करिएगा और इसके नोट्स आप प्रॉपर बनाते चलिएगा। एक बार जब आप पूरे नोट्स बना लेंगे तो आपको स्थिति क्लियर होगी। जब आप रिविजन करेंगे, ऐसे नोट्स आपको पैसे में भी नहीं मिलने वाले। तो आप पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करिए, पूरी कोशिश करिए, अपनी ईमानदारी के साथ आप 100% अपना दीजिए। पूरी उम्मीद है कि आपके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। साथियों, ये जो स्थल खोजे गए सोन घाटी में निशार अहमद जी के द्वारा खोजे गए हैं। दमोह में, जो दमोह जिला है, वहां पर सोनार और व्यारमा जो नदी घाटी है, यहाँ पर आरबी जोशी जी के द्वारा उत्खनन किया गया है। और मध्य पुरा पाषाण कालीन जो स्थल है, लगभग वो 12 की संख्या में इनके द्वारा खोजे गए हैं। कहां पर, दमोह में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, कोई क्वेश्चन आपके नहीं छूटने वाले हिस्ट्री से। जी.आर. शर्मा जो कि एक भूगर्भवेत्ता हैं, इनके द्वारा वल्लीकाट और ककरिया जगह पर खोजे गए थे स्थल। रीवा का एक जगह है मिशीपुर, यहाँ पर भी मध्य पुरा पाषाण कालीन स्थलों की खोज की गई है। एक बात और विशेष तौर पर नोट डाउन करिए, मध्य पुरा पाषाण काल के लिए ग्वालियर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गुप्तेश्वर यानी कुचला हुआ सिर प्राप्त हुआ है। इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसको नोट डाउन करिए, स्लाइड में कहीं भी नहीं मिलेगा। ग्वालियर में गुप्तेश्वर जो मध्य पुरा पाषाण कालीन स्थल है और इससे कुचला हुआ सिर प्राप्त होता है हमें, तो ये आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एल्विन के द्वारा पांडव फॉल जो जलप्रपात है, बघेल नदी, कन्हारी मैदान, रेहुतिया, इन जगहों पर खोज की गई। तो एल्विन का जो नाम है वो इन जगहों के लिए आप अपने नोट डाउन अपने नोट्स में करके रखिएगा। आगे आते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से फलन संस्कृति कहा है और ये फ्लेक और ब्लेड आकार के जो औजार प्राप्त होते हैं, ये भी आप देखते चलिए। आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन होना शुरू होगा, तब आपको समझ आएगा कि कहाँ पर किस तरह की चीजें प्राप्त हो रही हैं। तो ये जो है, ये फ्लेक और ब्लेड आकार का है और इसके आगे हम आपको फलक संस्कृति की एक झलक भी दिखाने वाले हैं। आप बने रहिए। ये बहुसंख्यक कोर और फ्लेक तथा ब्लेड आकार के जो औजार प्राप्त हुए हैं, उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये उनकी फोटो है।
साथियों, जब हम मध्य पुरापाषाण काल के बाद आगे आएंगे तो उच्च पुरापाषाण काल को पढ़ेंगे, और आज लगभग हम उच्च पुरापाषाण काल को फिनिश कर ही लेंगे। आने वाले समय में हम मालवा की संस्कृति, लौह युग को पढ़ेंगे। इस तरह से लगभग ताम्र पाषाण काल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर वैदिक पीरियड, और बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द यूनिट फर्स्ट को हम समराइज करके और आपके सामने प्रस्तुत कर पाए। उच्च पुरापाषाण काल जो है ये सोन नदी घाटी, जिसका उत्खनन जो निशार अहमद जी हैं, आप जानते हैं, याद रखिएगा। सीधी शहडोल में उच्च पुरापाषाण कालीन उपकरणों की खोज इन्होंने की है। मंडला के पास नर्मदा नदी की सहायक एक नदी बंजर, जिसको आप जानते हैं, यहाँ पर बमनी, छुरी और छैनी प्राप्त हुई हैं। ये उपकरण हैं, ये भी आपको मैं दिखाता हूँ फोटो के माध्यम से। यहाँ मुख्यतः ब्लेड के उपकरण प्राप्त हुए हैं, और भीमबेटिका से नीले पाषाण खंड, उच्च पुरापाषाण कालीन गुहा चित्रकारी को प्रकट करने वाले ये चित्रकारी भी प्राप्त की गई है। ये चित्रकारी आप देखिए, भीमबेटिका से प्राप्त की गई है, और ये गुहा चित्रकारी उच्च पुरापाषाण कालीन है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक एक पॉइंट आपको, एक एक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर छूट रहा है और मिल रहा है, इसलिए इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से व्यवस्थित स्वरूप में आपको याद रखना है। उच्च पुरापाषाण काल, या हम कहें पुरापाषाण काल, इतना तक आपको याद होना चाहिए। आगे आएंगे, ये देखिए, ये नवपाषाण काल के आवास और प्रमुख उपकरण देख रहे हैं, और लगभग इसी के जो थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, फलक संस्कृति मिल जाती है। साथियों, इसके बाद हम लोग मध्य पाषाण काल को डिस्कस कर रहे हैं। मध्य पाषाण काल में हम लोग मुख्यतः माइक्रोलिथ उपकरणों की प्राप्ति करते हैं। मेसोलिथ यूज एज कहा जाता है, पीरियड कहा जाता है मध्य पाषाण काल को। यहाँ पर जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो माइक्रोलिथ टाइप के जो उपकरण है वो मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, माइक्रोलिथ उपकरणों की प्राप्ति कब हुई, मध्य पाषाण काल में हुई। या मध्य पाषाण काल में किस तरह के उपकरण प्राप्त हुए, तो माइक्रोलिथ टाइप के जो उपकरण है वो प्राप्त होते हैं। अभी हम लोग महापाषाण संस्कृति को भी पढ़ने वाले हैं, जो रीवा सतना से संबंधित है। सारी चीजों को पढ़ेंगे, एग्जाम से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। नर्मदापुरम जिला, आप जानते हैं, आदमगढ़ शैलाश्रय बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुत्ते के साथ मानव को दफनाने का जो साक्ष्य वो प्राप्त होता है। आरवी जोशी जी हैं, जो यहाँ पर उत्खनन करता रहे हैं। इन्होंने मध्य पाषाण कालीन लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरणों की प्राप्ति की है, इसीलिए इनका नाम बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये सीएल कार्लाइल, इनके द्वारा वर्ष 1867 यानी 1867 में विंध्य वेशिन वाला जो क्षेत्र है वहां से कुछ लघु यानी छोटे उपकरण भी प्राप्त किए हैं। तो सीएल कार्लाइल का नाम याद रखेंगे किस क्षेत्र के लिए, विंध्य क्षेत्र के लिए। लेकिन निशार अहमद का नाम किस लिए याद रखेंगे, तो सीधी वाला जो क्षेत्र है उसके लिए आपको याद रखना होगा। आदमगढ़ से मानव के पशुपालक होने का प्रथम साक्ष्य मिलता है भारतीय इतिहास में, ये भी आप जानते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ मानव शव के साथ कुत्ते के शव को दफनाने का भी साक्ष्य मिलता है। और एक विशेष बात जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है वो है धार जिले की प्रसिद्ध गुफा चित्रकारी, यानी कि ये बाघी नदी के तट पर है, और यह गुफा चित्रकारी जो है ये मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के उपकरणों को यहाँ पर व्यक्त करती है या उपलब्ध कराती है। तो ध्यान रखिए, मध्य पाषाण काल जो है ये धार जिले का जो बाघ की गुफा है, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये हो गई आपके आदमगढ़ की गुफा यानी आदमगढ़ का शैलाश्रय, और ये हो गया आपका कहाँ, धार यानी बाघ की गुफाएं। बहुत पूछी जाती है, इनको किसके समान माना जाता है। महाराष्ट्र की कोई एक जगह है, कोई गुफा चित्रकारी है जिसके समकालीन माना जाता है। कमेंट बॉक्स पर बताइए कि जो धार में प्रसिद्ध बाघ की चित्रकारी गुफा है यह किसके समकालीन मानी जाती है। साथियों, इसके बाद हम लोग आगे आएंगे और नवपाषाण काल को डिस्कस करेंगे, और नवपाषाण काल के बाद हम ताम्र पाषाण कालीन इतिहास पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे। नवपाषाण काल के लिए आपको कुछ स्थल याद रखने हैं, जैसे कि भोपाल के अंतर्गत आने वाली जो पहाड़ियां हैं, आप 5 और 7 पहाड़ियों के बारे में हमेशा जिक्र पढ़ते रहे होंगे। तो यहाँ पर मनुहावन टेकरी, नेवरी की गुफा और श्यामला पहाड़ी, इन क्षेत्रों से, शैलाश्रयों से अनेक खांचेदार क्रोट तथा लघु पाषाण कालीन उपकरणों की प्राप्ति हुई है। तो नव पाषाण कालीन स्थल कौन से हो जाएंगे, नेवरी की गुफा, श्यामला पहाड़ी और मनुहावन टेकरी। मनुहावन टेकरी तो कई लोगों ने घूमा भी होगा। साथ ही साथ भोपाल के अंतर्गत ही एक वैरागढ़ जगह है, बहुत प्रसिद्ध है वो व्यापारिक मामलों में, किंतु यहाँ पर इतिहास के दृष्टिकोण से भी वो महत्वपूर्ण है। वैरागढ़ के निकट शैलाश्रय जो प्राप्त होते हैं वो हमें अर्धचंद्राकार और समलंब टाइप के जो हमारे शैलाश्रय है वो देखने को मिलते हैं। नव पाषाण कालीन उपकरण भी यहीं से प्राप्त होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जबलपुर का जो क्षेत्र है नर्मदा घाटी वाला, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तीनों घाट, भेड़ा घाट,
तिलवारा घाट, लम्हेटा घाट, इन सबको आप जानते होंगे। भेड़ा घाट को भी आप जानते हैं, किस लिए पूछा जाता है, सफेद संगमरमर के लिए पूछा जाता है। तिलवारा घाट किस लिए पूछा जाता है, तो महात्मा गांधी जी की अस्थियों के बारे में पूछा जाता है। लम्हेटा घाट क्यों पूछा जाता है, तो अभी हाल ही में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ राजसौरस के जो जीवाश्म है, जो डायनासोर उसके जीवाश्म है, लम्हेटा घाट से प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा अर्थ जियो पार्क बनाया जा रहा है, तो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन, लम्हेटा घाट। तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन रखनी है। ये नवपाषाण कालीन मानव बस्तियों के बारे में भी जानकारी देते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले कुछ विश्वविद्यालय और कुछ वैज्ञानिकों के शोध में एक बात पता चली है कि सिंधु घाटी सभ्यता मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र से कुछ साक्ष्य प्रदान करती है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ साक्ष्य हमें मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, जो कि नर्मदा घाटी से लगे हुए क्षेत्र है। तो कभी परीक्षा में आए कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हो सकता है या है, तो जबलपुर वाला क्षेत्र या इन्हीं घाट, लम्हेटा घाट, ग्वारी घाट और जो तिलवारा घाट, ये भेड़ा घाट, इन सभी घाटों में से कोई घाट प्रश्न में पूछा जा सकता है। इसके अलावा रीवा संभाग के अंतर्गत सोन घाटी यानी सोन नदी की तलहटी पर इटार पहाड़ है, बनास है, मोहन नदी घाटी है, इनके पास कई अनेक नवपाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसलिए हमको इन बातों की जानकारी शॉर्ट नोट्स के तौर पर रख लेनी चाहिए और उसको बार बार रिवीजन में लेना चाहिए। 1 2 बार 3 बार जैसे ही आप इसको रिवीजन में लेंगे, आपको सारे स्थल किससे संबंधित हैं वो याद हो जाएंगे। बहुत छोटा सेशन अभी मैं कर रहा हूं, इसके पीछे का एक कारण है, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। इस ड्यूरेशन को मैं बढ़ाने वाला हूं। अब अगला सेशन आपको, यानी अगला लेक्चर आपको, इसका जो ड्यूरेशन होगा वो लंबा होगा, मतलब इससे जो अभी इस लेक्चर से थोड़ा सा बड़ा होगा। धीरे धीरे हम उसके ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे हम बहुत जल्द भारत का जो, माफ करिए, मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास है, इसको हम बहुत अच्छे से कवर करें। तो साथियों बने रहिएगा और लगातार हमें अप्रिशिएट करिए, सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। ये है आपका तिलवारा घाट, तिलवारा घाट देख लीजिए। और इसके अलावा आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। मुझे अगर आप अप्रिशिएट करते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हैं, तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं कोशिश करूंगा और अच्छा कुछ आपको प्रदान कर पाऊं या आपके लिए कुछ बेहतर कर पाऊं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं कल यानी नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।